जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने एएलपी के लिए पायलट सीरीज चलाई है जिसमें हम आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके 2024 में 5 दिन में 15 शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था। तो ये जो सीरीज चलेगी आपकी 15 दिन चलेगी। 15 दिन में आपके हम टोटल 15 शिफ्ट कराने वाले हैं। यदि इस वाली सीरीज पर अच्छा रिस्पांस आता है तो जो आपके 2018 में 29 शिफ्ट में एलबी का पेपर हुआ था उसको भी हम यहां पर चालू कर देंगे। अभी के लिए सीरीज हमने 15 दिन के लिए रखी है। इसमें आज आपकी हम करेंगे 25 नवंबर में जो आपकी थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आपको मैथ थोड़ी सी भी आती है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कुछ फॉर्मूले याद हैं, ये पता है कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप इजीली तरीके से इनको कर सकते हैं। और मैं आपको सबको एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे आपका एएलपी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सब में आपका एक जैसा ही एग्जाम पैटर्न है। तो ये ना सोचे कि ये सिर्फ एएलपी के लिए ही काम आएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आपकी क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इनका टाइम टेबल। ये जो आपकी वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहती है, पहले बता दे रहा हूं, ये वीडियो आपकी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड रहेगी। ये रहेगी आपकी यूट्यूब पर पड़ जाएगी ये शाम के 6 बजे मैथ की, शाम के 7 बजे आपकी जीके जीएस की, और रात में 8 बजे पीएस ठाकुर सर आपकी रीजनिंग की क्लास ले रहे होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी एप्लीकेशन का लिंक होगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे नंबर डाल करके, तो वहां पर आएगा एक आपका होम आएगा, यहां पर आएगा एक आप करके माई कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड के अंदर आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की पीडीएफ पड़ी होगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दिखा देता हूं कि भैया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। क्वेश्चन ये रहा, 3 संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और इनका योग कितना है 3800। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। आपको ये पता होगा और मैंने आपको बताया भी है, जब भी संख्या अनुपात में दी हो तो उनके साथ में हम जब भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो x लेकर के इनके साथ हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये माना कि भैया किस में थी आपकी 5, 6 और ये आपके 8 के अनुपात में थी। मैंने ये मान लिया भैया ये क्या है, सबसे बड़ी है, ये क्या है आपकी बड़ी है, और ये है आपकी छोटी। अब इसने ये बोला ये जो तीनों संख्याएं है ना, ये इनका यदि मैं योग करता हूं तो 3800 के बराबर है। योग करा मैंने, तो योग करेंगे तो 5x प्लस आपका 6x और प्लस ये कितना है 6x, कितना है 6x प्लस आपका 8x बराबर में आपका कितना हो जाएगा 3800। जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 19x बराबर में आपका 3800। क्लियर है, यहां से मैंने इसको काटा तो x बराबर आपका कितना आ गया साथियों 200 आ गया। अब मेरे को ये पता है कि सबसे बड़ी मेरी है कितनी 8x है, कितनी है 8x, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 200 बराबर में कितना आ जाएगा 1600। बात क्लियर है, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी इसमें 1600 हो जाएगी। सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 2 × 5 = 10 यानी कि 1000। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा अपनी शेष आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना है 561 रुपए है, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। हमें यह बताना है कि जो उसकी टोटल आय है ना वो कितने आपकी यहां पर है। मैंने ये मान लिया कि भैया यहां पर कितना दे रखा है, आय का कितना दे रखा है 1/3 और आय का कितना दे रखा है 1/4। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हमें ये तो पता नहीं होता कि भैया वो डाटा है कितना, वो आय आपकी है कितनी एक्चुअली। तो हम करते क्या है भाई, वो जो आय है अपनी आय का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई, यानी आय जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है। आय का यहां पर आय जो है फिर से आपकी 1/4 से यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है। इतना तो आपको क्लियर है। तो हम ऐसा करते हैं 4 और 3 का यहां पर क्या ढूंढ लेते हैं आपका, हम यहां पर ले लेते हैं इनका एलसीएम। क्या ले लेते हैं, मैंने यहां पर मान लिया कि भैया ये जो संख्या है आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है और ये संख्या आपकी 4 से भी यहां पर डिवाइड हो रही है। यदि हम इनका निकाले एलसीएम तो आपका कितना हो जाएगा 12। अब हम यहां पर 12 तो ले नहीं सकते, क्योंकि पता होगा क्या, देखो जब इसका 7
12 का मैं 7% निकालूंगा ना तो वो पॉइंटों में चला जाएगा। तो हमको ऐसा करना है, या तो 120 ले लेते हैं या फिर हम यहाँ पर 1200 ले लेते हैं। 1200 बड़ी संख्या है तो इजी तरीके से ये आपकी क्या होगी, कैलकुलेट होने में पॉइंटों में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आपकी 1200 कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि आपकी जो आय थी, प्रारंभिक आय, वो हमारी यहाँ पर थी, प्रारंभिक आय कितनी थी, वो हमने मान ली यहाँ पर 1200 यूनिट है, 1200 रुपए नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। अब इसने क्या बोला, इसका भाई 1/3 इसका कितना होगा, इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा भैया कितना, 1/3 हो जाएगा 400 रुपए, यानी 400 यूनिट। और इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा भैया कितना, 300। बाकी इसने ये बोला है बाकी जो शेष है, बाकी जो शेष है, शेष कितना रहा, 400 और 300 700 हो गया। बाकी का जो शेष है वो आपका कितने पर जाता है, 10 पर। शेष आय का जो है वो कितने पर जाता है, आपके 10% साधारण ब्याज पर। शेष कितना बचा आपका, 700 बचा। यहां तक बात क्लियर है भैया, 4 3 700, सॉरी शेष बचा आपका यहां पर 500, 7 5 12, ठीक है 500 यूनिट। अब इसने ये बोला है कि ये जो है आपका 1200 का 1/3 कितना, 400, 1200 का 1/4 आपका 300 है, और 1200 का जो बचा भाग वो आपका 500 है। इसका इसने बोला 7% का ब्याज लगता है। इसका 7% कितना हो जाएगा, इसका 7% हो जाएगा 400 इंटू 7%, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया, हाँ या ना। अब यदि मैं इसका निकाल ले लगूं कितना, इसका निकालू मैं 8%, 8% यदि मैं 300 का निकालने लगूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये जो 2 जीरो चली गई तो आपका कितना हो गया, 24 यूनिट। बात क्लियर। और यदि मैं इसका 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 50 यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना। इसका 10% निकालूं तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, 50 यूनिट। यहां तक क्लियर है। ब्याज है ये आपका, क्या है ये आपका साधारण ब्याज है। बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम यहां पर कितना हो गया, 5 2 7 2 9, कितना हो गया 90, 8 4 12, तो कितना हो गया 102 यूनिट। ब्याज कितना हो गया, 102 यूनिट आपका यहां पर ब्याज हो चुका है। लेकिन ब्याज है कितना रुपए में, 561। यहां तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारा जो मूल राशि थी वो कितनी थी, हमारी प्रारंभिक राशि थी 1200। तो हमें ये पता चल चुका है कि भैया 102 यूनिट बराबर 100, आप कितना है 561 रुपए है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 561 और आपका 102। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल चुका है कि आपका 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर है 561 बटे में आपका 102। निकालना हमें कितनी यूनिट है, 1200 यूनिट निकालनी है, क्योंकि प्रारंभिक आय आपकी कितनी है, 1200 की है। तो ये आपका हमने 1200 यहां पर रख दिया। बात समझ में आ गई है। अब ये देख लेते हैं कि आपका कौन सा टेबल है जो 102 को भी काटेगा और एक आपका 561 को भी काटेगा। तो ये है आपका 17 तिया 51 और 17 छिक्का 102। तो यहां पर 17 छिक्का 102 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 और ये आपका 17 तिया 51 हो जाएगा फिर से, ठीक है। बात क्लियर है। यहां पर हो गया आपका कितना, 3 दूनी 6 और ये आपका 11 बार में 3 से इसे काट दे। यहां से मैंने काटा, इसको कितनी बार में चला जाएगा, 600 बार में। 11 छिक्के 66, कितना आ गया 6600 रुपए। यानी उसकी प्रारंभिक आय साथियों यहां पर कितनी थी, ऑप्शन नंबर 2 6600 रुपए थी, उसकी थी इनकम आय, ठीक है, यानी प्रारंभिक आय थी। आगे हम देख लेते हैं, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, एक फॉर्मूला है, ये सब तो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab। यदि यहां पर माइनस लग जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें जो है आपका ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं लगने वाला, इसमें लगने वाला है आपका a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे तो इस फॉर्मूले को पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc 2bc, ठीक है, प्लस में 2ac। बात समझ में आ चुकी है। अब यहां पर एक और है आपका a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, a की स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc और माइनस में आपका
और माइनस में आपका 2ac। बात क्लियर है, इतना समझ में आ चुका है। इसमें फॉर्मूला लगा है आपका ये वाला, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा है? यदि भैया इसमें देखो a का स्क्वायर आपका ये रहा, a का स्क्वायर आपका ये रहा, b का स्क्वायर आपका ये रहा, c का स्क्वायर इसमें ये रहा, लेकिन यहां पर क्या है भैया, a प्लस बी प्लस सी का यहां पर फॉर्मूला लगता तो यहां पर कहीं भी आपका निगेटिव नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या है आपका निगेटिव है, यानी कि आपका माइनस है। माइनस किस में है आपका, एक तो ये रहा माइनस और एक आपका ये रहा माइनस, ये आप यहां का प्लस आता है, ठीक है। एक ये रहा माइनस, यहां पर कितना बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो हमें ये पता चल चुका है कि भैया फॉर्मूला तो इसमें यही वाला लगा है, लेकिन इनमें है कौन सा वाला ये देख लेते हैं। तो प्लस वाला आपका ये कट गया, ये आपका कट चुका है, ऐसा कोई फॉर्मूला यहां पर होता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से आपका ये वाला है कि ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये है कि आपका सी है, ठीक है। अब हम यहां पर ये देखते हैं, यहां पर हमारी वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है यहां पर हमारी 6 6 और आपकी 2, और आपने देखा होगा 2 के साथ भी ए बी, 2 के साथ बी सी, 2 के साथ ए सी है। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, यदि यहां पर हम ये कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं, यहां पर हम यदि ये देख लेते हैं आपका, यहां पर ये वाला देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 BC होगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा साथी 2 तिया 6। भाई BC की यदि ये क्या है आपका B है, ये क्या है आपका C है, तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं BC की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 इंटू में B इंटू में C, हाँ या ना। कहां पर ये रहा आपका, बात क्लियर है, प्लस का 2 BC है, ये आपका क्या, ये B है, ये आपका C है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 3B इंटू में आपका 2C, तो कितना हो गया 2 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब आप ये देखो क्या हमारे क्वेश्चन में क्या कहीं पर 12 है, ये तो 6 है, इसका मतलब है कि ये भी आपका यहां पर नहीं है, ये है आपका आंसर। बात समझ में आ चुकी है। अब आप इसको पूरा खोल के देख सकते हो, फॉर्मूले के हिसाब से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि इसमें ये वाला लगता तो यहां पर कितना होता, यहां पर 12 होता BC, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। इसने ये बात करी है कि भैया बच्चे जन्मे हैं आपके 5, लेकिन वो जो हैं एक दूसरे से 2-2 साल छोटे हैं, तो और बच्चे कितने हैं आपके, मैंने पहला मान लिया, सबसे छोटा मान लिया मैंने x, और उनके आयु का योग बताया गया है ना, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा वाला बच्चा क्योंकि इससे 2 साल छोटा है, यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस में आपका 4, ये कितना हो जाएगा x प्लस में आपका, यहां पर थोड़ा ज्यादा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने मान लिया x, अब इनका योग करना है, तो दूसरा बच्चा मैंने मान लिया x प्लस में आपका 2, क्योंकि ये इससे 2 साल बड़ा है, और अगला वाला जो बच्चा है x प्लस में 4, क्योंकि ये जो है ना ये इससे 2 साल बड़ा है, तो 3 हो गए, x प्लस में आपका यहां पर कितना 6, x प्लस में यहां पर आपका 8, कितना हो जाएगा, इन चारों का योग कितना है भैया, इन ये जो बच्चे हैं आपके टोटल जो यहां पर 5 बच्चे हैं, ये एक बच्चा ये हो गया छोटा, इससे 2 साल बड़ा, इससे 2 साल बड़ा, इससे 2 साल बड़ा, इससे 2 साल बड़ा। बात समझ में आ चुकी है। अब इसने बोला इनका जो योग है वो आपका 40 वर्ष है। यहां पर कितने x आ गए, यहां पर आ गए आपके 5x, पहले x को यहां पर प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 आपका कितना हो गया, ये हो गया 20, बराबर में आपका कितना हो गया 40। तो यहां पर 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 20, और x बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहां पर 4, क्योंकि भैया ये जो 20 है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 20 ही बचाएगा, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा यहां पर कौन है, बड़ा है यहां पर x प्लस में आपका 8, यहां पर कितना है x कितना है 4 प्लस में आपका 8, बराबर में कितना हो गया 12, यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु यहां पर कितनी है, वो है 12। यदि छोटे की पूछी जाती तो छोटे की यहां पर थी 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है। अब यहां पर आपसे किसी भी बच्चे की आयु पूछता, चाहे बीच वाले की पूछता, सबसे छोटे की सबसे बड़े की, अब हम यहां पर निकाल सकते थे। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक सौदे पर क्रमिक रूप से 30% और 35% की छूट एकल छूट के समतुल्य छूट है। इसने बोला कि 2 छूट दे दी गई हैं आपके, एक तो 30% की, एक
एक आपकी 35% की। हमें ये बताना यदि हम इन दोनों छूट को एक साथ लेना चाहते हैं तो वो कितने परसेंट की होगी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी है, एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स इंटू में वाई अपॉन में 100। एक्स आपकी पहली छूट है और वाई आपकी दूसरी छूट है। एक्स कितना है आपकी पहली छूट हो गई और वाई आपकी कितनी है दूसरी छूट है, यह हो गई आपकी 35। बात क्लियर है। माइनस 30 इंटू में 35, 35 तिया कितना होता है आपका 105। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। 30 और 35 कितना हो गया, 65 हो गया। 30 की जब मैं ये 3 है जीरो को हटा दो, 3 और 35 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 105, माइनस का आपका 105 और ये आपकी जीरो ये रही, डिवाइड में आपका 100। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से ये कट गया, डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 65 माइनस का आपका 10.5, जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 54.5। यानी कि यदि इनको एक साथ छूट दे दी जाए तो वो कितनी होगी 54.5 की उसको छूट दे दी जाएगी एक साथ। ठीक है, बात क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अरुणा जो है जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 की राशि उधार लेता है जो प्रतिवर्ष संयोजित होती है। यानी इसने ये बोला है अरुणा जो है जयश्री से 10% की क्या लेता है, 9,000 रुपए लेता है 10% पर, लेकिन लेता किस पर है, चक्रवर्ती ब्याज पर। उसने ये बोला है कि 2 वर्ष बाद जो है उसको कितने रुपए चुकाने होंगे ब्याज सहित। तो यहां इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है आपका पी हम यहां रख लेते हैं, यानी कि आपका मूलधन क्या है और ये होता है आपका अमाउंट। इसमें मिला होता है आपका एक तो प्रिंसिपल साथ में आपका सीआई, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में आपका सीआई। इसको करते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, अब यहां पर मेरे को एक बात बताओ, राशि कितने पर ले ली गई है, राशि ले ली गई है भैया आपकी 10% पर। 10% को यदि मैं यहां पर फ्रैक्शन में बदलूं तो आपका कितना होगा 1/10। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 10। ठीक है, और यहां पर ये कितना हो गया, ये हो गया ब्याज। बात समझ में आ चुकी है। तो भैया मूलधन यहां पर है आपका 10, ये हो गया पहली साल का और ये हो गया आपका सेकंड साल का। तो 10 मूलधन था, वो बन कितना गया 11 बन गया। दूसरी साल भी यही हुआ 10% पर था तो 10 था, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। यदि मैं इस पूरे को देखूं तो आपका ये कितना बन जाएगा 10 दिन 100, 11 11 की करूंगा तो ये हो जाएगा 121। बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, राशि यहां पर कितनी है, राशि यहां पर है भैया 100 यूनिट, लेकिन राशि अब यहां पर हो कितनी चुकी है, प्रिंसिपल और आपका यहां पर ब्याज मिला करके, तो यहां पर कितनी होगी 121 यूनिट। यानी इसमें ब्याज कितने का लगा है, ये लगा है भैया 11 यूनिट का ब्याज लगा है। बात क्लियर है। अब इसने दे रखा 9,000 रुपए दिए थे और आपको यहां पर कितने लौटाने हैं 121 यूनिट लौटाने हैं। तो मुझे ये पता है कि भैया लिए तो मैंने 100 यूनिट थे, 100 यूनिट आपके 9,000 के बराबर। बात समझ में आ चुकी है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका यहां पर 90 रुपए। बात समझ में आ गया। लेकिन लौटाने हमें यहां पर कितने यूनिट है 121। तो यहां पर मैंने क्या करा 121 की इधर मल्टीप्लाई करी, 121 की मैंने यहां मल्टीप्लाई करी, बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 10,980 रुपए। बात समझ में आ गई। यानी उसे अब कितने लौटाने पड़ेंगे 10,980 रुपए। बात क्लियर है। यहां पर कितना हो जाएगा 10,980 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं। 2 समांतर सड़कों के बीच एक 10 मीटर का ऊंचा टावर है, टावर के शीर्ष से सड़क, अब मैंने मान लिया भैया ये 2 हैं आपकी सड़क, ये क्या है आपकी 2 सड़क है। यहां पर कहीं आपका टावर होगा, ठीक है, और ये आपकी क्या है 2 सड़क हैं समांतर, यहां पर आपका कहीं टावर खड़ा होगा, ठीक है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अब नमन कोण जो है वो आपके 30 डिग्री और ये आपका यहां पर कितना पड़ता है, ये पड़ता है आपका 45 डिग्री। तो यहां पर मैंने एक रोड मान ली, यहां पर पड़ता होगा भैया, ठीक है। यहां पर खंबा क्या है, ये रहा आपका खंबा, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसको खंबे कर लेते हैं व्हाइट से ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। खंबा क्या है आपका, रोड पर जो परछाई बनाता है ना, वो रोड पर जो ये आपकी पूरी रोड है, इस पर जो परछाई बनाता है ये कितने की बनाता है आपके 30 डिग्री की, कितने की बनाता है 30 डिग्री की। दूसरी तरफ रोड है, इस पर कितने की परछाई बनाता है, इस पर बनाता है ये 45 डिग्री की। बात समझ में आ चुकी है भैया, बात क्लियर है। अब मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है हटा देते हैं, चलो ठीक है। चलो भाई ये लो हटा लिया, वाह, ठीक है। ये आपका पोल है,
इससे इधर रोड की तरफ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, इधर बना रहा है ये आपका 45 डिग्री का एंगल। यहां तक क्लियर है। अब इसने ये बोला है कि यहां पर टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई है साथी यहां पर 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर है यहां पर टावर की ऊंचाई। अब इसने क्या बोला है, टावर के शीर्षक सड़कों पर अब नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सड़क एक दूसरे को अनुमानित कितनी दूरी पर है, एक सड़क कितनी दूरी पर है, एक ये रही सड़क और एक आपकी ये रही सड़क। ठीक है, अब इसकी हमें दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। बात समझ में आ चुकी है। डिस्टेंस फाइंड करना तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में यदि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको क्या फाइंड करना होता है, मुझे ये पता है कि मेरे पास यहाँ पर ये हाइट दे दी गई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है, ये वाली हाइट दे दी गई है। यदि मेरे को यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए, यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए तो मैं पूरी दूरी निकाल सकता हूं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टेन थीटा बराबर में आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात समझ में आ गई। थीटा कितने का है, थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री का, यानी एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। तो मेरे को एक बात बताओ, टेन 30 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा टेन 30। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका ये 10 है। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ये आपका 10 है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये आपका 10। और मेरे को एक बात बताओ आप, यहां पर ये कितना है, ये है साथी आपका, यहां पर मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने ये मान लिया ये होगा आपका डी। हाँ या ना, यहां पर मैंने मान लिया डी। एक तरफ मेरे को एक दूसरी तरफ बात बताओ, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर डिग्री का एंगल बन रहा है साथी, एक तरफ बन रहा है आपके टेन 45। टेन 45 बराबर आपका कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 है। और ये आपका कितना है, ये भी मैंने D2 मान लिया, ये मान लिया मैंने D1। ठीक है, अब एक बात बताओ, टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है आपका 1/√3 बराबर में आपका 10 और ये आपका D1। तो D1 आपका कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा साथी आपका यहाँ पर, ये इधर गया ये इधर गया, तो आपका कितना हो जाएगा 10√3। बात समझ में आ गई। टेन 45 आपका कितना हो जाएगा 1, तो आपका 10 और ये आ गया D2। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 10। यदि आपके दिमाग में इतनी चीजें हैं ना कि भैया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप यहां पर डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहां पर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी साथी यहां पर, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है D1 की, भैया D1 की यहां से यहां तक की लंबाई है आपकी कितनी है, ये है आपके 10√3। हाँ या ना, और यहां से यहां तक की कितनी है, ये 10 है। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा 20√3। हाँ या ना, कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है यहां पर 1.7 इंटू में 1.732। अब एक बात बताओ भैया, 10√3 की यदि मैं यहां निकालना चाहूं, 10√3 की वैल्यू मैं यहां निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा 1.7 ही मैं यहां पर ले लेता हूं, 1.73 ले लेता हूं इंटू में 10। तो ये यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.73। तो इसका मान कितना हो गया टोटल, इसका मान हो गया यहां पर ये, इसमें यदि मैं 10 प्लस कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा 17.3 में यदि मैं 10 प्लस कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा 27.3 करीब यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये कहां पर है, ये रही आपके ऑप्शन नंबर 2 में 27.2। 10√3 यहां से यहां तक की वैल्यू है और ये आपकी यहां से यहां तक की आपकी कितनी है 10 है। ठीक है साथी, तो यहां पर टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 27.32 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। ये समझ में आ गया कि आपके ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। ये मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको ये याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 50 तक आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां पर क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं आपकी 15, ये होती हैं कितनी आपकी 15। और 50 से 100 के बीच आपकी अभाज्य जो होती हैं ये होती हैं आपकी 10। और 101 से जो आपकी 200 के बीच जो अभाज्य होती हैं ये होती हैं साथी आपकी कितनी, ये होती हैं आपकी 21। तो 1 से लेकर के 200 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये होती हैं साथियों आपकी कितनी, ये होती हैं आपकी 46। हाँ या ना, लेकिन जो दो संख्या है ये क्या है आपकी अभाज्य है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो ये क्या है आपकी ये इवन है, यानी ये क्या है आपकी इवन है विषम, और ये आपकी क्या है सम है। यानी ये कितना है आपकी एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो आपकी अभाज्य भी है
इवन भी है, यानी कि आपकी सम संख्या है, वरना आप दूसरी कोई सी भी अभाज्य संख्या लेंगे वो आपकी विषम संख्या ही होगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? पी और क्यू के वेतन का योग 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मिलाकर के जो वेतन है पी प्लस क्यू का कितना है? ये है साथी आपका 2000 रुपए है, हाँ या ना? अब इसने क्या बोला है कि वो खर्च कर देते हैं। एक करता है अपनी आय का 95% खर्च, एक करता है 85% खर्च। लेकिन जब उनके पास पैसा बचता है तो वो सेम बचता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उनके पास पैसा बचेगा कितना, उनकी आय का कितना परसेंट उनके पास पैसा बच रहा है। हम ये नहीं देखेंगे उन्होंने खर्च कितना कर दिया ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इसने ये बोला है कि बचत सेम है तो हमें बराबर में करनी पड़ेगी इनकी बचत, जब ही सॉल्व होगा। तो मैंने ये मान लिया भैया आपकी पीक जो है यहां पर इसने पी ने जो कितने खर्च करे हैं, पी ने खर्च करे हैं यहां पर 95%, लेकिन बचाए कितने हैं? बचाए 5% हैं। बचत ही तो बराबर करी है दोनों की उसने। पी की आय का 5% कितना है अभी हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है जितने हमारे क्यू ने बचाए हैं उतने ही हमारे पी ने बचाए हैं। तो पी ने कितने खर्च कर दिए? पी ने कर दिए आपके 85% खर्च अपनी आय के। तो यहां पर अपनी आय के कितने परसेंट उसने बचा लिए? उसने बचा लिया यहां पर आपके 15% अपनी आय के। क्यू मैंने मान लिया यहां पर क्यू की आय ये रही, पी की आय यहां पर ये रही। बात समझ में आ गई? बचत दोनों की बराबर है तो मैंने बराबर में लिख लिया। इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। पी क्रॉस यहां पर बराबर में है तो यहां पर इसके नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के ये कितना बचा? 3 है और ये आपका 1 है। तो पी का मान कितना आ गया? 3 और क्यू का मान कितना आ गया? 1। अब मेरे को ये पता है पी प्लस क्यू कितना होता है, वो है आपका 2000। लेकिन पी प्लस क्यू यहां पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है भैया आपका 4 यूनिट। यहां पर कितना आ रहा है? 4 यूनिट है पी प्लस क्यू। लेकिन पी प्लस क्यू कितना है और पैसों में? ये है आपका 2000 रुपए। यहां तक बात क्लियर है? बोला उसने पी की इनकम मेरे को एक बात बताओ। तो भैया मैंने यदि यहां पर 1 यूनिट निकाला तो 1 यूनिट बराबर कितना है? ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन में आपका 4। निकालना मुझे कितना है? पी का निकालना है। तो क्योंकि पी की कितनी है इनकम? 3 है, ठीक है। तो भैया यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। यहां से इसे काटेंगे 500 और 500 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1500 रुपीस आ जाएगा। बात खत्म। कहां है 1500? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्यू की कितनी इनकम है? वो है आपके 2000 में से 1500 गए तो आपके 500 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदती है, जबकि एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है और केले का मूल्य समान रहता है। तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपए है। 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य कितना होगा? वास्तविक मूल्य कौन सा? जब इनका संतरे का दाम 10% नहीं घटाता, ठीक है। जब भी यहां पे आपसे प्रारंभिक पूछे, वास्तविक पूछे, तो वो बात कर रहा है जो हमने पहला आपको डेटा बताया था। क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? अब जब भी आपके सामने ये आए ना, मैं आपके बता रहा हूं, आपके सामने आया होगा कि भैया 5 चेयर हैं, ऐसे में एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 5 चेयर हैं प्लस में आपका ये कितना 6 टेबल हैं और इनकी जो वैल्यू है वो आपकी 310 है। और यहां पे उल्टा लिखा होगा, यहां पर आपकी कितनी है? 6 चेयर हैं और ये आपका 5 टेबल है और इनकी कीमत भी आपकी कुछ मान लो कुछ ऐसी होगी 340 रुपए मान लो। तो हमें ये निकालना होता था कि भैया 3 चेयर की और प्लस आपका 5 टेबल की यहां पर कीमत हमको बताओ, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा यहां पर चेयर के साथ जो संख्या है वो अलग है, लेकिन यहां पर अलग है। अब हम इस ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों जो चेयर है या फिर टेबल है, इन दोनों की जो संख्या है वो हम हमेशा सेम कर लेते हैं किसी ना किसी कंडीशन पे अप्लाई करके। ऐसी कंडीशन यहां पर लग रही है क्योंकि एक इक्वेशन में आपके संतरे और केले हैं। भाई ये रहे आपके संतरे और केले। क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करना कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं सॉल्यूशन करा के यहां से निकल लूं। आप उसे करोगे कैसे एग्जाम हॉल में? यदि आप नए बच्चे हो तो आपको यहां पर सीखने का मौका कैसे मिलेगा, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर कितना है भैया? दूसरी जगह दी थी 5 संतरे और 10 केले, तो वैल्यू अलग अलग हो गई। ऐसे क्वेश्चन को हम यहां पर कैसे हैंडल करते हैं वो देख लेते हैं। बोला क्या है उसने? 9 संतरे हैं, यानी कि आपके कितने हैं? 9 ऑरेंज हैं, प्लस में आपके 8 क्या है? बनाना है।
क्या है 8 बनाना, इनकी वैल्यू आपकी कितनी है, ये है भैया, इसने खरीदे 276 रुपए के। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इसने ये बोला है कि भैया 10% की कमी आ गई है ऑरेंज के दाम पर। तो अब यहां पर ऑरेंज के दाम हो कितने गए, ऑरेंज का दाम यदि 1 रुपए था तो अब कितना हो गया, ऑरेंज के दाम पर कितने की, ये जो है आपका, मेरे को एक बात बताओ, नया दाम यदि मैं यहां पर ये लिखूं, नया दाम किसका, आपके ऑरेंज का, ऑरेंज का, ठीक है। कितना परसेंट है, पुराने वाले ऑरेंज का 90% है, हाँ है ना, कितना है पुराने वाले ऑरेंज का, कितना है 90%। तो मुझे इतना पता है पुराने ऑरेंज का कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.9, यानी कि पहले आ रहा था 1 में ऑरेंज, अब आ रहा है आपके 0.9 में, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर क्या बोला है उसने, यहां पर 5 संतरे और 10 केले, तो मैंने यहां पर ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये हो गई, हाँ है ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, दूसरी इक्वेशन ये बनती है कि भैया 5 संतरे तो खरीदे हैं, लेकिन अब जो है संतरे का दाम कितना है, 0.9 ROR, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन केले का दाम कितना है, वो सेम है, 10 बनाना है, और इन दोनों की जो पैसे लगते हैं इन दोनों को खरीदने में, वो कितने लगते हैं, 210 रुपए। ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। बात समझ में आ चुकी है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो ऑरेंज को बराबर कर लो, ऑरेंज यहां पर कितने हैं, यहां पर हैं आपके 9 ऑरेंज, यहां पर कितने हो गए आपके 4.5, यहां पर कितने हो गए आपके 4.5 ऑरेंज, ठीक है, यहां पर कितने हो गए 4.5 ऑरेंज, ठीक है। ये कितने आपके 10 केले हैं, बराबर में आपका 270 रुपए। ये हो गई दूसरी कंडीशन। कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाली आपकी दूसरी कंडीशन है। या तो ऐसा कर लो भाई, ऑरेंज को सेम कर लो, या एक काम करो बनाना को सेम कर लो, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई मैंने करी तो यहां पर कितना हो गया, 9 ऑरेंज हो गया, यहां पर भी आपका कितना हो गया, 9 ऑरेंज हो गया। बात समझ में आ चुकी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ऑरेंज प्लस में आपका 20 केले, बराबर में 2 की इधर मल्टीप्लाई हुई है, तो 2 की मल्टीप्लाई आपकी कहां भी होगी, यहां पर भी आपकी कितनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना, ठीक है। यहां पर कितना है 210, जब 210 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे, 420 रुपए, हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन कितनी है, यदि इस वाले में से, इस वाले से मैं इसको घटा दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से यदि मैं इक्वेशन क्या कर दूं, इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो आपका कितना बचेगा, भैया मेरे को एक बात बताओ, इस वाले में से मैंने इसको माइनस कर दिया, 9 से 9 कट गए पूरी तरीके से, हाँ या ना। 20 में से 8 गया तो आपका कितने बचे, ये बचे 12, और आपका 420 में से आपके यहां कितने चले गए, 276 गए, तो आपके कितने बचे, ये बचे आपके 144, हाँ या ना। यहां पर कितने बचे आपके 144 बचे। तो बनाना का दाम कितना आ गया, 1 बी का दाम आ गया यहां पर 12 रुपए। बात समझ में आई या नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने ऐसी इक्वेशन आती है तो हम उसमें से क्या करते हैं, एक जो है आपका, या तो ऑरेंज बराबर कर लो या फिर बनाना बराबर कर लो मल्टीप्लाई करके, और एक में से दूसरा हम यहां पर माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ चुकी है। अब मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बनाना की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर है 8 रुपए, यहां पर कितने हैं 8 रुपए है। तो भैया 9 ऑरेंज प्लस में आपके 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो गया, यानी यहां पर हो गया 96, क्योंकि एक बनाना का वैल्यू कितनी है, यहां पर 12 है, 12 अट्ठे यहां पर 96 हो गया। मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, ठीक है, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 276। इसमें से यदि मैं 96 घटाने लगूं तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 9 ऑरेंज बराबर हो जाएगा 180। तो ऑरेंज का वैल्यू कितने हो जाएगी यहां पर 20 रुपए, यानी एक ऑरेंज का दाम यहां पर 20 रुपए है, और एक केला का दाम यहां पर कितना है, ये है आपका 12 रुपए। पूछा क्या है, 4 केले का दाम पूछा है। 4 केले का दाम कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, सीधा सीधा, ठीक है। और यहां पर कितना है, सॉरी यहां पर क्या है, 3 संतरे यानी 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज प्लस में आपका 4 बनाना। एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है। तो यहां पर पूछा क्या है आपके 3 ऑरेंज, तो ये कितने हो गए 90 रुपए। और बनाना की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है साथी आपकी, क्या कहते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, 3 संतरे हैं, ठीक है, 4 बनाना है। 3 संतरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 60 रुपए हो जाएगी, क्योंकि एक ऑरेंज की वैल्यू 20 है।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 केले हैं और यहाँ पर एक केले का दाम कितना है आपका 12 रुपए, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो यह रुपए कितने हो गए, 108 रुपए। यानी कि यदि उसे 3 संतरे और 4 केले खाने हैं तो उसको 108 रुपए यहाँ पर खर्च करने होंगे। यदि जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि आपके 9 ऑरेंज और 8 बनाना का दाम यहाँ पर कितना था, 276 रुपए। अब इसने बोला है जो हमारा ऑरेंज का पहले दाम था ना उसमें 10% की कमी आ गई है, यानी वो पहले 100 में मिल रहा था तो अब 90% में मिल रहा होगा। पुराने नया दाम क्या है, पुराने वाले ऑरेंज का आपका 90% है, तो ये कितना हो जाएगा ऑरेंज 0.9, क्योंकि यदि भाई इसमें से मैं डिवाइड करूं 0.9 आ जाएगा। अब यहां पर ये बोला है कि भैया 5 संतरे हैं 0.9 के दाम पर और 10 बनाना है वो है आपके 210 रुपए के। यहां पर यदि हम इसको बराबर करें तो आपका 9 ऑरेंज आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 20 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 420 यहां पर आ गया। अब हमें ये पता चल चुका है, यही हम चाह रहे थे कि भैया या तो ऑरेंज यहाँ के ऑरेंज बराबर हो जाए ताकि हम माइनस कर सके, या तो यहाँ के केले माइनस हो जाएं। यदि जिस बच्चे को ये करना था, यहाँ पर 10 बनाना थे, यहाँ पर आपके कितने थे, यहाँ पर 20 थे, यहाँ पर आपके 10 थे, तो हम यहाँ पे भी बनाना को भी पहले यहाँ पे बराबर कर सकते थे, लेकिन क्या करा हमने ऑरेंज को बराबर कर दिया। ये 9 ऑरेंज हो गया, यहाँ पर आपके 20 ऑरेंज हो गए। तो एक में से हमने एक को इक्वेशन 2 में से हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पर क्या करा, माइनस कर दिया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। यदि इसमें से ये माइनस करा तो भैया यहाँ का माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर इससे ये कट गया, 20 में से 12 गए, 20 में से 8 गए तो आपके 12 बचे, 420 में से आपके 276 गए तो 144 बचे। तो यहाँ पर हमारी बनाने की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब हमने क्या करा, बनाने की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारी इससे ऑरेंज की वैल्यू भी आ गई 20 रुपए। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारा एक ऑरेंज 20 रुपए का है, बनाना आपका हमारा कितने का है, 12 रुपए का है, तो हमने यहाँ पर दाम निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु की गेंद है। क्या है भैया, एक गेंद है, उसके पास कितने की, उसका व्यास कितना है, उसका व्यास है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, है ना। वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन के रूप में बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन का आधार व्यास के आधार गेंद के व्यास के समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने यहां पर यह बोल दिया कि एक सिलेंडर है, भैया उसने क्या बोला, एक बॉल है जिसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का व्यास क्या है, वो सेम है, ये कितना है आपका सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने बोला है इसको पिघलाऊंगा, जैसे भट्टी में हम क्या करते हैं, सुनार वगैरह करते हैं, लोहे को पिघलाते हैं ताकि चिमटे तय वही वो बना लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे बोला एक गोले की आपकी गेंद है, उसको पिघलाना और सिलेंडर में बनाना है, जिसमें आपकी हाइट कितना है भाई, सॉरी इसकी व्यास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये सवाल में दे दिया गया है। अब हमें ये पता होगा कि भैया जितना माल इसमें है उतना ही तो माल इसमें लगेगा, क्योंकि यही तो पिघल कर इसमें लग रही है, तो इसकी आयतन और इसका आयतन सेम हो जाएगा। आयतन ये होता है कि भैया उसमें उसने एरिया कितना घेर रखा, वॉल्यूम कितनी है, जगह कितनी घेर रखी है, जितनी जगह ये घेरेगी उतनी जगह ये घेरेगी, क्योंकि भैया पिघला कर बनाया जा रहा है तो आयतन भी बराबर हो जाएगा। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर गोले का आयतन कितना होता है, ये फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए। गोले का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर में बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन हो जाएगा। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। अब एक बात बताओ मेरे को, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई और आर की क्यूब। आर कितना है यहाँ पर आपका, इसका डायमीटर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 3, भैया आधा ही तो होता है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है, आर की क्यूब बराबर में आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यही तो होता है इसका ही क्या कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, 4/3 पूछा किसमें आपका इस वाले पाई से ये वाली पाई कट गई। अब मेरे को एक बात बताओ, आर यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 बराबर में ये कर लिया। आर यहाँ पर कितना है, 3 इंटू में 3 इंटू में आपकी हाइट ये रही, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, और ये वाले जो दो आपके 3 तिया 9 और 3 तिया 9 यहाँ से कट के बचा के आपका एच बची, एच बराबर में आपका 4 बचा। तो यानी सिलेंडर की हाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इसकी औसत गति ज्ञात करिए। औसत गति का मतलब साथियों ये होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला है, टोटल उसे टाइम कितना लगा, बस ये है इसका मतलब। भाई स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, औसत, और गति को हिंदी में बोले तो आपका दूरी अपॉन में समय, ठीक है। तो यहां पर औसत गति का फॉर्मूला बस इतना सा होता है कि उसने जो है आपका टोटल औसत गति बराबर होता है आपका कुल दूरी अपॉन में इस दूरी को तय करने में उसने यहां पर कुल समय कितना लिया है। इतना सा मतलब है इस चीज का, और दूसरा कोई मतलब है ही नहीं, बस ये समझ लेना, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कुल दूरी कितनी तय करी है, एक बार उसने करी है 80 किलोमीटर, एक बार उसने करी है 30 किलोमीटर। तो ये तो मेरे को क्लियर है यहाँ पर कि उसने जो है आपका 110 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी तय करी है। अब ये देखते हैं कि इसने आपके क्लियर करने में, यानी कि इस डिस्टेंस को क्लियर करने में कितना टाइम लगाया होगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, ये आपको भी पता होगा। टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस 80 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना टाइम लगा, स्पीड ये रही, डिस्टेंस ये रहा। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना 80, स्पीड कितनी है 20 है, तो टाइम लगा होगा इसको कितना 4 घंटे, ठीक है। दूसरे वाले को यदि मैं देखूं, दूसरे वाले में कितना लगा, 30 किलोमीटर की दूरी है, 30 की ही स्पीड है, तो यहां पर उसे कितना लग गया, यहां पर लग गया उसे 1 घंटा। तो टोटल दूरी को तय करने में 4 + 1 आपका कितना लग गया उसे 5 घंटा। बस यही औसत गति है। जब मैं इसमें से इसको काटूंगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना बन गया आपका, औसत गति कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ चुकी है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक पेन 10 रुपए में बेचकर अपनी लागत का 1/11 हिस्सा हानि उठाता है। पेन का क्रय मूल्य यहां पर हमको ज्ञात करना है। उसने ये बोला है एक जो है पेन बिकता है 10 रुपए में, लेकिन वो लॉस उठाता है। लॉस कितना उठाता है, अपने क्रय मूल्य का 1/11 भाग। और जब भी लाभ होगी, हानि होगी, तो वो किस पर होती है, आपके क्रय मूल्य पर होती है। तो मेरे को ये पता चल चुका है कि आपका जो लॉस है, यानी कि आपकी जो हानि है, वो किसके बराबर है, वो है आपके यहाँ पर क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी के बराबर। ये है आपके 1/11 के बराबर। किसके बराबर है, 1/11 के बराबर है। तो मेरे को ये पता चल चुका है L अपॉन में CP, यानी कि आपका क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 1/11। यानी मेरे को ये पता है कोई वस्तु मैंने यहाँ पर 11 की खरीदी होगी, लॉस मेरे को यहाँ पर कितना हो गया, 1 यूनिट का यहाँ पर मेरे को लॉस हो चुका है। यहाँ पर कितना हो गया मेरे को, 1 यूनिट का यहाँ पर मेरे को लॉस हो चुका है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एक दुकानदार अपनी एक पेन को 10 रुपए में बेचता है। यानी मेरे को एक बात बताओ भैया, बेचेगा वो कितने में, खरीदा कितने का था 11 का, लॉस कितने का करा 1 का करा। तो बेचा कितने का होगा, एसपी कितने का रहा होगा, एसपी बराबर यहाँ पर यदि लॉस रहता है तो आपका सीपी में से माइनस लॉस करा। 11 का खरीदा, 1 के घाटे से बेचा, तो बेचा कितने का उसने 10 यूनिट का। लेकिन उसने बेचा कितने का है, बेचा है उसने 10 यूनिट का, लेकिन ये 10 यूनिट कितने के बराबर हैं, 10 रुपए के बराबर हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता, यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 रुपया। लेकिन उसने खरीदा कितने का था, खरीदा तो उसने 11 यूनिट का था, तो इंटू में 11 है और इंटू में यहाँ पर 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये 11 रुपए का। खरीदा उसने 11 रुपए का था, हाँ या ना, खरीदा उसने 11 रुपए का था, इसका 1/11 लॉस कमाया और 10 रुपए में बेच दिया, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2.5 मीटर 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने के लिए एक कैनवास की लागत कितनी होगी। यदि कैनवास की लागत 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका है स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। भैया कैनवास आपका ये रहा क्या है, एक घनाभकार है। क्या है ये आपका, एक घनाभकार है। ये रहा आपका एक घनाभकार, ये क्या है, ये आपका घनाभकार है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, हाँ या ना। भैया लंबाई कितनी है, अब यदि मैं एक उसका क्यूबॉइड का, ये क्या है आपका क्यूबॉइड है, यानी कि इसका पूरा एरिया मेरे को ढकना पड़ेगा, तो मेरे को ये पता होना चाहिए
घनाभ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। घनाभ का क्या पता होना चाहिए मेरे को, यहाँ पर क्षेत्रफल पता होना चाहिए। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में आपका HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, 1 मिनट साथियों। ठीक है साथियों, चलिए ये आपका क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। बात क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कितनी है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी क्या है, क्या है, ये आपकी 90 सेंटीमीटर। लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, बात कैसे चलेगी। तो 90 सेंटीमीटर बराबर कितना हम कर लेंगे इसको, 90 अपॉन में 100 मीटर में बदलने के लिए यहां से ये गया, तो ये आपका कितना हो गया, 0.9 में हो गया, 0.9 मीटर। हाँ या ना, 100 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 0.9 मीटर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ भैया, यदि मुझे इसका एरिया निकालना तो 2 ये हो गया। लेंथ कितनी है साथी, उसकी लेंथ है 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है 2 प्लस में ब्रेथ कितनी है 2 और हाइट कितनी हो गई आपकी, हाइट कितनी होगी 0.9। ठीक है, प्लस में हाइट कितनी है 0.9 और लेंथ कितनी है मल्टी, ये हो गई आपकी। बात समझ में आ चुकी है, फॉर्मूला क्लियर है। 1 सेकंड साथियों में, ठीक है। ठीक है, देखो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बीच में सर आ गए थे कुछ पूछने। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। अरे यार इसने क्या दिक्कत कर दिया अब। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों यहाँ पर 5 प्लस में आपका 1.8, हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 में कितना हो जाएगा 225 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 2.25, हाँ है ना। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये हो गया 2, 5 2 7 और एक आपका 8 और ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी 9 पॉइंट कितना। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे सीधा सीधा प्लस करके निकल लेते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 5 2 7 और एक आपका 8, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्लियर हो चुका है। 0.25 और 80 आपका कितना हो जाएगा, 0.25 और आपका 80 यहाँ पर कितना हो गया 13, सॉरी 5 और 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.05 हो जाएगा, हाँ या ना। इसमें यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा 18.1 और यहाँ पर क्या है आपका मीटर स्क्वायर है, यानी इसका क्यूबॉइड का आपका TSA क्या है 18.1 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने बोला क्या 1 मीटर स्क्वायर वो लगेगा आपका 70 रुपए में। जब मैं भैया 1 मीटर स्क्वायर की 18.1 मीटर स्क्वायर है, इसके 70 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके कितने पैसे लग जाएंगे टोटल, ये लग जाएंगे 1267 रुपए। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी हम क्वेश्चनों को बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं तो इजी तरीके से बहुत बढ़िया से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज PQRS यदि कोण Q और S के मापों का योग 150 है, जबकि कोण P और R 4:3 के अनुपात में है, तो R का मापन यहां पर हमको बताना है। R का मापन कितना है,
आर का मापन है यहाँ पर 3। जब भी आपका रेशियो में हो, अनुपात में हो, हम हमेशा उन वैल्यू के साथ क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब आपको ये पता होगा जब भी हमारे चार आपके क्या है, एक वर्ग है, उसके चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। P प्लस क्यू, यहाँ पर दे कितना रखा है, P प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर। ये मैंने मान लिया, ये कितना होता है आपका 360। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। भैया Q और S का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q और S का मान यहाँ पर हो जाएगा 150। ठीक है, यहाँ पर इसका मान कितना है, यहाँ पर इसका मान है 150। और यहाँ पर आपके P का मान कितना है, इसका मान है आपके 4x, क्योंकि जब भी रेशियो आता है तो हम x लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ लगा लेंगे। और r का मान कितना है यहाँ पर 3x बराबर में आपका 360। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस कर लिया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x, कितना हो गया 7x प्लस में आपका 150। ये या फिर एक काम करते हैं, सीधा सीधा 150 को इधर भेज देते हैं, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 210। हाँ या ना, यहां से मैंने ये काटा तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब पूछा क्या है मेरे से, पूछा है r कितना है हमारा, यहाँ पर 3x है, 3x है तो यहाँ पर क्लियर हो गया, x बराबर ये हो गया, तो r कितना मेरा यहाँ पर 3x हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 की 30 में मल्टीप्लाई, तो बराबर में कितना हो गया 90 डिग्री। तो r कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। बात क्लियर है, समझ में आ चुका। आगे बढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन कितना है, यहाँ पर 8000 रुपए। ये बोला कि भैया 4 महीने की तो कमाई है, लेकिन एवरेज उसका कितना है, एक महीने में कितना आ रहा है, 8000 रुपए उसका यहाँ पर एक महीने का आ रहा है एवरेज। लगाए तो जैसे बोलते हैं भैया एवरेज बता दे, तेरी सैलरी कितनी होगी, कितने बचा लेता होगा महीने, तो वो बोल देते हैं कि भैया 4 महीने तो हैं और एवरेज हमारा आ रहा है 8000 रुपए। ठीक है, तथा फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई के लिए एवरेज जो आ रहा है वो 8500 रुपए आ रहा है। यदि मई महीने का वेतन जो है यहाँ पर 4500 रुपए है, 6500 रुपए है, तो जनवरी महीने का वेतन यहाँ पर कितना होगा, ये हमको बताना इजी है। तो भैया यहाँ पर मैंने लिख लिया सीधा सीधा। यहाँ पर अब मैं देख लेता हूँ टोटल जो है 4 महीने में वो कितना कमा रहा। भैया एक महीने में कमा रहा वो 8000 रुपए एवरेज, तो 4 महीने में कितने कमाएगा 3200 रुपए। 4 महीने में कितने कमाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये आपका अप्रैल में कितने कमा रहा है, ये कमा रहा 8000 रुपए, लेकिन चारों महीने के लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 32000 रुपए। हाँ या ना। और अब उसने क्या बोला है, महीना ये वाला छोड़ दिया, जनवरी वाला, यहां पर उसने क्या बोला, फरवरी प्लस में मार्च प्लस में मार्च अप्रैल और ये आपका मई। इसमें कितने कमा रहा है वो 8500 रुपए एक महीने के, तो आपके 4 महीने के कितने हो गए, ये हो गए 3400 रुपए, सॉरी 34000 रुपए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। भैया बड़ा कौन सा, इसमें ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड साथियों, ठीक है साथियों, ये बड़ा है ये छोटा, तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भैया ये माइनस के हो जाएंगे। अप्रैल, मई और मार्च यहां से कट गया, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल यहां से कट गया आपका, तो बचा कितना आपका मई माइनस आपका जनवरी, तो कितना हो जाएगा 34 में से 32 गए तो आपके बचे कितने 2000, कितने बचे 2000 बचे। ठीक है, अब मई का यहां पे हमको क्या दे रखा है, आपका 6500 रुपए दे रखे हैं, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भैया मई की वैल्यू कितनी है 6500 रुपए है, माइनस जनवरी बराबर में आपका कितना हो जाएगा ये 2000 रुपए। ठीक है, यहां पर ये माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे को ये पता है 4500 में से जब मैं 2000 घटाऊंगा तो आपके कितने होंगे बराबर में जनवरी, तो जनवरी बराबर में कितने हो गए आपके 4500 रुपए। ठीक है, कितने हो गए, जनवरी में वो कितने रुपए कमाता है, वो कमाता आपके महीने के 4500 रुपए जनवरी माह के। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
तालिका में क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार में को नगद और ऑनलाइन तरीके से टिकट बेचने की संख्या दर्शाई गई है। ऑनलाइन के ये रहे, नगद के ये रहे, और ये आपके टिकट बेचे गए की संख्या ये आपकी ये रही। ऑनलाइन ये रही, यानी ऑनलाइन तो ये रही, ठीक है, और नगद ये रही। उल्टा कर दिया कुछ यहां पे मुझे लग रहा है। यहां पर क्या है साथी, ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो भाषा ये चली जाएगी इधर। बात खत्म। बोला क्या उसने, शुक्रवार को कुल टिकट नगद और ऑनलाइन दोनों तरीकों से बेचे गए कितने थे, ठीक है। तो भैया शुक्रवार ये रहा आपका, ठीक है, पहले ही है। इसमें आपके नगद और ऑनलाइन ये वाला जो है ना आप यहां उठा लेना, ये वाला यहां उठा लेना, ठीक है। तो 725 और ये आपके 525 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1250 रुपए। तो टिकट आपके उस दिन कितने बेचे गए, नगद और ऑनलाइन 1250 टिकट आपके यहां पर बेचे गए। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। 725 प्लस में आपके 525 कितने हो गए, 1250 रुपए। $450, 1500 और 1650 का महत्तम यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है भैया। सबसे बड़ी हमको ऐसी संख्या बतानी है जो इन चारों के चारों को यहां पर क्या कर दे, यहां पर 450 को भी डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए इन चारों में, और आपका 1500 और आपके 1650, ठीक है। वो संख्या यहां पर कौन सी होगी जो इन सबको डिवाइड कर देगी, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, 50 इन सबको डिवाइड कर सकती है, लेकिन हमें ये देखना है कि इससे भी बड़ी कोई संख्या है जो इससे डिवाइड कर सकती है, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी चाहिए। 200 जो है ना तो 1500 को डिवाइड कर पाएगी ना 1650 को, 100 भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 150 की। 150 जो है 450 को डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और उसको भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर बात फंसती है। एक तो ये वाली भैया 50 भी डिवाइड कर रहा है और ये आपका 150 भी डिवाइड करता है। एचसीएफ में वो संख्या ली जाती है जो बड़ी से बड़ी हो। तो क्या 50 बड़ी है कि 150 बड़ी है, भैया बिल्कुल यहाँ पर 150 बड़ी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ 150 हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। तो मेरे को ये पता चल चुका है कि भैया 450 जो है ये आपका 150 को डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है। 1500 को भी कौन डिवाइड कर देगा, ये आपका 150 डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ गई। 1650 को भी ये क्या कर देगा, आपका 150 डिवाइड यहाँ पर कर देगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के पहले 5 गुणज तो यूं ही निकल जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे यहाँ पर आपका 15 है। अब इसने बोला इनका योग, इनका क्या निकालना, औसत ज्ञात करना है। औसत क्या होता है भैया, सबका कुल योग। यहां पर क्या हो जाएगा, कुल योग, और यहां पर कुल संख्या, हाँ या ना। यहां पर क्या हो जाएगा, कुल संख्या, ठीक है। बात क्लियर है। यहां पर कितना हो जाएगा, 3 6 9 9 9 आपका हो जाएगा 18 18, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 30 30 और 15 आपका कितना हो जाएगा 45। यानी यहां पर आपका योग कितना आ गया 45। कुल संख्या कितनी है आपकी 5 है, तो इससे डिवाइड हो गया, यहां से ये चला गया, तो आपका कुल यहां पर आ कितना गए, एवरेज आ गया यहां पर 9। बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे दे रखा भैया आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ये रहा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही एक ट्रेन खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, या तो ट्रेन खंबे को पार करेगी या फिर एक आदमी को पार करेगी। जब भी वो ट्रेन या फिर खंबे को पार करेगी ना, तो वो अपनी इतनी दूरी पार करेगी जितनी उसकी लंबाई है, ठीक है। जब भी वो 2 ट्रेन को पार करेगी, आपस में 2 ट्रेन आ रही होंगी, तो इसकी भी, इस वाली ट्रेन की डिस्टेंस और इस वाली ट्रेन की डिस्टेंस, यानी एक ट्रेन जो है वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय कर दी होगी। बात समझ में आ गई है। अब यहां पर क्या बोला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से दूरी तय कर दिया और एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का टाइम लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब भैया लंबाई बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है, कितना होता है, स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब यहां पर देख कितना रखा, आंसर किस में दे रखा, मीटर में दे रखा है, और यहां पर स्पीड कितनी है आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहां टाइम कितना, सेकंड में। तो भैया मुझे स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। तो भैया स्पीड आपकी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं बदलूंगा किससे, 5/18 से क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी, ठीक है। टाइम आपका कितना है, 24 है। बात क्लियर है, ठीक है।
कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, बात समझ में आ गई। 4 पंजे 20, और 20 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 480 मीटर। कितना हो जाएगा, 480 मीटर। यानी कि वो ट्रेन कितनी लंबी है, वो ट्रेन है आपकी 480 मीटर की। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और आपको पता चल चुका होगा कि भैया एएलपी में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूं भैया, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।